बात मेरे दिल की जान जाई। एक्साइज ड्यूटी 4% से 6% के मध्य कम हुई है, जिसका गाड़ियों की कीमत पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और इस फर्क के आने से, एक्साइज कम होने से उसके ऊपर लगने वाला वैट और रोड टैक्स का फ़र्क पड़ने से गाड़ियों की ऑन रोड कॉस्ट जो है उसमें काफ़ी अंतर आएगा। आम ग्राहकों को जो गाड़ी उपलब्ध होगी उसमें काफ़ी कीमत कम होने से उनको इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और मार्केट में जो आज की तारीख में डिमांड कम हो गई है मंदी की वजह से, उस डिमांड में फ़र्क पड़ना चाहिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो बुरी तरह से मंदी की चपेट में है, यदि राज्य सरकार अपने स्तर पर भी टैक्स कम करे, आज राजस्थान में विशेषकर 15% टैक्स वैट का है। अगर गाड़ियों के वित्त पोषण में ब्याज की दरें कुछ कम करें और आसान शर्तों पर ब्याज दें तो मार्केट का रिवाइवल संभव है और इससे पूरी इकोनॉमी पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। आज सवाल हमने पूछा था कि इस बजट के बाद क्या आप यूपीए को वोट देंगे, इस पर हम चर्चा जारी रख रहे हैं। कोठारी साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल मायने भी हैं, पॉलिटिकल इंडिकेशंस भी हैं, इस पर चर्चा जारी रखते हैं। आप हमें अपनी राय भेजते रहिए लगातार, firstindianews.com पर भी, फेसबुक पर भी और ट्विटर पर भी, और आप हमें सीधे फ़ोन करके भी अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। हम कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे कि जनता की राय क्या है। रिया साहब, जैसे अभी त्रिभुवन भंडारी जी मारुति मोटर्स के जोधपुर में जिक्र कर रहे थे, आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को? इससे कोई बड़ा फ़ायदा होने वाला है? 4% और 6% जो सबसे एक्साइज ड्यूटी उन्होंने कहा है, मैं उनसे काफ़ी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि जब एक्साइज ड्यूटी में कमी हुई है तो इसका इम्पैक्ट सभी तरह की रेट्स में पड़ेगा, चाहे वो फोर व्हीलर जिस पे एक्साइज ड्यूटी कम करी है, चाहे फोर व्हीलर्स हैं, चाहे टू व्हीलर्स हैं, एसयूवीज हैं, तो वैट में और रोड टैक्स में सभी जगह इसका फ़र्क पड़ेगा और इकोनॉमी को थोड़ा रिवाइवल मिलेगा। और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के कारण जो इसमें मंदी आई हुई है तो वो काफ़ी हद तक इसमें दूर होने के चांसेस हैं। जी, हमारे साथ जोधपुर से मूल सिंह राठौड़ साहब जुड़ रहे हैं। राठौड़ साहब, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है साहब कि सरकार ने जो बजट के अंदर घोषणाएं की है जी, उनमें जैसे मान लो एक सर्विसमैन को कुछ सेम रैंक सेम पेंशन की ये घोषणा की है। उसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो वो अपने ये बजट के अंदर प्राइवेट वालों के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या कांग्रेस या बीजेपी अपने घोषणा पत्र में उनको पेंशन वगैरह सुधारने के लिए कुछ ऐसा कुछ वो प्रोग्राम लाने का सोच रही है क्या? जी, शुक्रिया। अरोड़ा साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने समाज के हर वर्गों को ध्यान में रख के काम करने की कोशिश करी है जी। और ये जो खासतौर से जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो एक लंबी जो डिमांड थी उसको पूरा करा गया है। मेरे ख्याल से इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन एक्स सर्विसमैन भी पूरी तरह से खुश नहीं है ना। देखिए, जैसे आपने खुद ने बताया, जिसको 15,000 पेंशन मिलती थी उसको 40,000 पेंशन मिलेगी, तो वो पैसा अल्टीमेटली बाजार में आएगा, वो पैसा खर्च होएगा, इकोनॉमी में निश्चित रूप से उसका लाभ मिलने वाला है, उसकी ग्रोथ होएगी, उसका सर्कुलेशन में आएगा मनी। तो मेरे ख्याल से इस बात की तारीफ करी जानी चाहिए। हम कभी निकालते रहे, जैसे भी जयसिंह जी कह रहे थे, एक्सपेक्टेशंस को तो आपको कमी है नहीं, हम कुछ भी देते हैं उसके बाद आप एक्सपेक्टेशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो एक लंबी मांग थी उसका स्वागत करा गया है, तो स्वागत करा जाना चाहिए। और ये 2 पहिया वाहन के ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी का असर हुआ है, क्योंकि ये मालूम करना पड़ेगा कि पूरे देश के अंदर आज ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक बहुत बड़ा स्थान है। वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को आप खाली लग्जरी से मत जोड़ के चलें, आज हर व्यक्ति की आवश्यकता ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई है। और मोटरसाइकिल हो, चाहे स्कूटर हो, और चाहे चाहे एसयूवी हो, सभी की बात है। तो इसका फ़ायदा ट्रक है, इतना बड़ा सब कुछ सिस्टम होता है, फ़र्क पड़ने वाला है। निश्चित रूप से इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से बढ़ेगी इसके बाद। अग्रवाल साहब, आपको लगता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन ये योजनाओं का पहली बात तो डायरेक्ट अभी जनता को फ़ायदा मिलने में समय लगेगा। तो वो तो आपके फ़ायदे की बात है। नहीं हमारे फायदे की बात, नुकसान की बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि उसका फायदा, मतलब उन्होंने कर भी दिया और उनको फायदा नहीं हो रहा, तो ये तो आपके लिए ठीक है। डायरेक्ट उन्होंने कोशिश ये करी है कि भाई सीधा सीधा बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की योजनाएं नहीं ली है, सीधा सीधा टैक्स स्लैब में कम किया और रात को आज
नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, हो गया होगा तो वो कल से लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गाड़ियों की तो दो दिन बाद ही कम हो जाएगी, 2 दिन बाद ही कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पर ये जितना भी जो वर्ग है उसको कोई ऐसा वर्ग नहीं है कि जिसके आज गाड़ी मैं लेने के लिए जाता हूँ 10 लाख की गाड़ी खरीदता हूँ, उसकी बजाय मेरा 10,20,000 रुपये लग जाए तो मुझे कोई ज़्यादा महसूस नहीं होता है। पर जो मैंने सिलेंडर वाली बात कही उसमें 400 का 450 देने में भी आदमी को जोर आता है, वो एक वर्ग कर कम करती है जैसे वो बोल रहे थे, वो भी जरूरी है पूरा ग्रोथ देने के लिए। राजस्थान में राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के पास भी मौका है ग्रोथ देने के लिए, ठीक है। लेकिन जब आपने ये पूछा कि इससे कांग्रेस को वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक सवाल आपने ये किया था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि अब क्या है कि बजट चाहे लें या कुछ भी लें, जब क्या है कोई आदमी वेंटिलेटर पे होता है ना, उसकी उम्मीद कम होती है कि भाई 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, वेंटिलेटर पे है। अच्छा, 2-4 दिन बढ़ सकते हैं आगे पीछे, 2-4 दिन बढ़ सकते हैं, इतना ही है। कोठारी साहब कि वेंटिलेटर पर सरकार है, अब 4 दिन और बढ़ा रहे हैं। अग्रवाल साहब, रिवाइवल के चांस है वेंटिलेटर से? नहीं, वो वेंटिलेटर वाली पोजीशन तो खैर चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति तो खैर अभी फिलहाल नहीं है। उसमें तो अभी टाइम लगेगा मेरे हिसाब से कम 3-4-5 साल लगेंगे। क्या वेंटिलेटर पे पहुंचने में या रिवाइव होने में? पहुंचने में ये एक प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता। हमको है अभी आम आदमी को, तो आप किसी भी शादी में जाएं, अपन इसका उल्टा लें, आप जो कह रहे हैं गरीब और ये, आप किसी भी शादी में जाएं, वहाँ पे आपको कहीं खर्च पे कहीं बंदिश नज़र आती है क्या? जी। तो इसके 2 रूप होते हैं, जितना पैसा बहुत फर्क है जिन शादियों में आप जा रहे हैं, और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका गरीब है जो जिसको खाना भी नहीं नसीब हो रहा। नहीं, ऐसा भूखा कोई नहीं सोता, ये भी हमारी गलतफहमी है। आज की तारीख में मेरे ख्याल से भूखा कहीं नहीं सोता, ये हमारी। जब 60% लोग अरोड़ा साहब की सरकार में बीपीएल में हो, हाँ, वो बीपीएल का मतलब वो भूखा नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन उसके मतलब पास हो सकता है स्कूटर नहीं हो, मोटर वो 2 व्हीलर नहीं हो, मोबाइल नहीं हो, लेकिन वो भूखा तो नहीं सोएगा। गाँव की स्थिति आज तक आप बता दीजिए, भूख से कोई मरा हुआ के कोई आंकड़े आए क्या? अकाल से किसान मर जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन भूख से मरने के आंकड़े मेरे ख्याल से आज तक नहीं आए। और गांव में अगर है तो वहाँ सपोर्ट सिस्टम भी है जी। ये तो हम ये कह लीजिए सरकार की या मीडिया की हमारी एक ये जगलरी है कि बस इस तरीके के हम करते रहते हैं। लेकिन मेरा है कि जितना पैसा सिस्टम में बटेगा वो पब्लिक के पास जितना जाएगा तो वो खर्च कैसे करेगा, बस मेन बात है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी हो रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ मनी प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा है, बस ये। लेकिन आपने एक मोटी बात कही जो अग्रवाल साहब से कंट्राडिक्ट करती है, वेंटिलेटर पर नहीं है सरकार और रिवाइवल के चांसेस। मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि अभी वेंटिलेटर पे नहीं है। उसमें टाइम। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि इस स्वाभिमान से वो वेंटिलेटर पर इकोनॉमी के तौर पर भी नहीं है और पॉलिटिकल तौर पर है, आपको लगता है कहीं उभर पाएगी? नहीं, सेना के जवान जो है ना आखिरी वक्त तक भी लड़ाई को जीतने की उम्मीद रखते हैं। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वेंटिलेटर वाली भी स्थिति 5 साल तक भी नहीं आने वाली है, क्योंकि यदि वेंटिलेटर पे है तो बीजेपी भी इसमें बचेगी नहीं जी, उसको भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी थोड़े दिनों बाद में, ऐसा मेरा आभास है। तो इसलिए वेंटिलेटर में तो किसी को सोचना नहीं, बट यस, हम तो फौजियों की तरफ से बता सकते हैं कि कांग्रेस के लिए माहौल सुधरा है और लोगों में सद्भावना बढ़ी है और इसका सीधा सीधा असर मेरे हिसाब से यूपीए के लिए फायदेमंद होगा। चलिए, हमारे साथ जयपुर से एलसी जैन साहब जुड़ रहे हैं। जैन साहब, आपका क्या कहना है? त्रिवेदी साहब, जो है मेरा ये कहना है, जो बजट के बारे में अभी कारें सस्ती की और जो है तो कारें कितने लोग इस्तेमाल करते हैं पब्लिक भी जानती है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक जो है वाक़या है कि जो है कैंसर गुटखा बेचने वाला कैंसर का हॉस्पिटल खोलता है, तो ये कार का जो है कीमतें की ये एक षड्यंत्र है ये पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज वालों का कि कार का जो खरीदेगा वो पेट्रोल तो लेगा ही, पेट्रोल की कीमतें कम नहीं करेंगे, वो पेट्रोल में कमाएंगे और ये जनता भी जानती है इस चीज को। तो इस तरह से ये फायदा उठाना चाहे तो जनता इन्हें फायदा नहीं देने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और देखेंगे कि जनता इनको फ़ायदा देने वाली है या नहीं। और एक महत्वपूर्ण इंडिकेशन उन्होंने दिया कि गुटखा बेचने वाली कंपनियां कैंसर के हॉस्पिटल खोलती हैं। ये एक कमेंट है सरकार पर, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, हमारा खास मेहमान, खास पैनल हमारे साथ है, आप भी तुरंत लौटिए। वित्त मंत्री महोदय ने दावा किया है कि पिछले बजट के मुकाबले महंगाई दर घटी है। ये वित्त मंत्री ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि यदि घाटा कंट्रोल किया होता तो महंगाई भी कंट्रोल होती। केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उस बजट के अंदर इन्होंने बताया कि भाई हम 10 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे। ये
अभी क्यों कर रहे हैं? 10 साल के अंदर कहाँ थे सरकार और कहाँ थे इनके नुमाइंदे जो उनको करना चाहिए था? अब इलेक्शन आ रहे हैं पास में, तो इस बेस पे ये चाह रहे हैं कि हमको हमारे को वोट मिले। बात मेरे दिल की जम जाए, मान जाइए मान जाइए, बात मेरे दिल की जम जाए। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि रेल मंत्री जी ने रेल बजट तैयार करते समय जो विपक्ष के एमपी हैं उनकी अनदेखी की गई है, और जो कांग्रेस के एमपी हैं खाली उन्हीं का ही ध्यान रखा गया है और विपक्ष के एमपीओं का उन्होंने कोई ध्यान रखा है। मैं ये यहाँ खड़ा होकर के कह सकता हूँ। मैंने एक बड़ी डिमांड इनके लिए दी थी। मैं बीकानेर से आता हूँ और बीकानेर और बेंगलोर के बीच में कोई रेल सेवा नहीं है। इसमें बुनियादी बात ये है कि जो एक आंकड़ा पूरी दुनिया देख रही थी फिस्कल डेफिसिट का, वो जो एक लाल रेखा पिछले साल वित्त मंत्री ने खींची थी, उससे कम फिस्कल डेफिसिट की दर रही है। और इसके साथ साथ जो उन्होंने पहल की है वन रैंक वन पेंशन को लेकर, और जिस तरह से पिछले 10 वर्ष में 14 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा है, चाहे आप गरीबी रेखा उसको किसी तरह भी उसका मूल्यांकन कीजिए, और 2004 के बनस्बत जब आप 2014 का मूल्यांकन करेंगे तो 14 करोड़ लोगों को अगर गरीबी रेखा के ऊपर लेके आई है ये सरकार, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। इस बजट में ऐसी कोई खास रियायत नहीं थी। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, इनकम टैक्स में छूट देनी चाहिए थी। हर बार जब बजट आता है तो हिंदुस्तान की जनता इस बात को महसूस करती है कि इस बार इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी, परंतु इस बार भी कांग्रेस की सरकार ने जनता को निराश किया है। मैं समझता हूँ ये बजट निराशाजनक बजट है। इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आम जन का फायदा हो। इस कार्यक्रम में हमने सवाल पूछा था कि इस बजट के बाद क्या आप यूपीए को वोट देंगे। जनता की राय हमें लगातार मिल रही थी। देखते हैं कि जनता की क्या राय है। बहुत खूब है। राजीव अरोड़ा जी के लिए बहुत अच्छी खबर है। 83% लोगों ने कहा है हाँ, और 17% लोग नहीं है। तो 83% लोग मानते हैं कि इसके बाद भी वो यूपीए सरकार को वोट दे सकते हैं, यूपीए को वोट दे सकते हैं, गठबंधन को वोट दे सकते हैं आम चुनावों में। तो ये कांग्रेस के लिए तो अच्छी खबर हो सकती है। कितना नतीजा निकलेगा ये तो बाद में पता चलेगा। राजीव जी, मैं बात तो अग्रवाल साहब से शुरू करना चाहता था, लेकिन आप पहले बताएं। नहीं, मैंने पहले कहा दे देता हूं राजीव जी इन आंकड़ों के बेसिस पे उसमें क्या दिक्कत। देखिए, मेरे ख्याल से जैसा भी कोठारी साहब कह रहे थे, जनता बड़ी समझदार हो गई है। आप उसको कितना भी अभी विधानसभा चुनाव नतीजा है, उसके आधार पर आप कह रहे हैं? नहीं, विधानसभा चुनाव के नतीजा है, मेरे ख्याल से उसके बाद ही क्षणिक भावुकता में जो वो गलवाने का जो तरीका है ना, उसको आज जनता इस बात के लिए अपने खुद को ऊपर सोच रही है कि हमने ये क्या करा कि राजस्थान में जो चलती हुई सरकार थी, और इसीलिए आज जनता बड़ी निराश है इस बीजेपी सरकार से जो राजस्थान के अंदर बनी के ऊपर राजस्थान में बैठ के बात कर रहे हैं। अगर आप समीक्षा के नाम के ऊपर इस देश से रिफाइनरी ले जाओगे बाड़मेर से, और उसके बाद कहोगे पेट्रोल को उपलब्ध कराओ 25 रुपये लीटर के अंदर, मुझे मालूम नहीं क्या तरीका है। मैक्रो पर इतना पैसा खर्च होने के बाद आप हेरिटेज की बात करने लग जाओ, और आपकी खुद की सरकार जब बेंगलोर में थी वहाँ पे मेट्रो चला रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता कि जनता को क्यों। अभी अशोक परनामी जी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, कि इनकम टैक्स की करनी चाहिए थी। मैं पूछता तो पैनलिस्ट के 5 बैठे हुए, क्या अंतरिम बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री को इनकम टैक्स की दर करने की रियायत करने की छूट होती है? मुझे मालूम नहीं कि क्या बात कर रहे हैं। ये जनता के सामने अगर आप गलत बात करेंगे तो ये आप जैसा एक मीडिया का एक अच्छा चैनल है जो सबकी बातें जनता के सामने पहुंचा रहा है, लोगों को वास्तविक मालूम पड़ रही है। और मेघालय जनता ने बड़ा समर्थन करा है चिदम्बरम जी के बजट का, जैसा मैं कह रहा था वो बात साहब। मैंने तो पहले ये बात कही थी कि बजट का रूप इसको देना नहीं चाहिए, तो वोट ऑन अकाउंट है और केवल आगे। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय को मालूम होनी चाहिए। एक मिनट। लेकिन क्योंकि बजट का एक रूप दे देते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आपने विजय जी ने पूछा कि भाई क्या इससे आम जनता को क्या राहत मिलेगी, तो उसका जवाब मैंने दिया कि आम जनता ये महसूस करती है कि सीधा सीधा मेरी जेब में क्या पैसा आया। जैसे आप आज हमारे एक्स सर्विसमैन बैठे हैं, उनको फायदा हुआ तो वो तुरंत
बोलते हैं कहाँ से हमको फायदा हुआ। उसी तरह से आम जनता ये सोचती है कि इनकम टैक्स में मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, गैस सिलेंडर के दामों में कोई कमी नहीं हुई है, पेट्रोल डीजल के दामों में कोई कमी नहीं हुई है, महंगाई डायरेक्ट सीधी। लेकिन 17% ने समझा है बात को, 83% ने समर्थन करा है। लेकिन अरोड़ा साहब जैसे कह रहे हैं कि जनता को अब लगने लग गया राजस्थान में कि उन्होंने गलती की है आपकी पार्टी को। वो तो चुनाव में पता लगेगा, मालूम पड़ेगा। आप देखना आपके हिसाब से 24 सीटें आनी चाहिए, 25 सीटें। बिल्कुल वो आपको अभी पता लगेगा, एक बात। और दूसरा ये है एक्चुअली, जैसे एक बात छूट गई थी अपनी चर्चा में कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि 14 करोड़ लोग बीपीएल रेखा से ऊपर आए हैं जी, बड़े हैं। तो वो जो सर्वे जब नया होगा, मेरा ये कहना है, तो वो 14 की बजाय 20 करोड़ बढ़ जाएंगे। जो सर्वे बीपीएल का 2 साल 3 साल से हुआ नहीं है, जो बीपीएल का सर्वे होगा तो वो बढ़ जाएंगे। और 14 करोड़ जो कम हुए हैं उसका पैमाना क्या 23 रुपये पर डे की इनकम के आधार पर 10 रुपये है। गुजरात में 10.5 रुपये 11 रुपये। मैंने ये कहा ना, वो भी वहाँ भी तो वो ऐसे ही लोग बात करने। गुजरात में तो 10-11 रुपये है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आखिरी बात पूछना चाहता हूँ कि आपको इसके अलावा कुछ उम्मीद थी जो हो सकती है, या आप इसके बाद संतुष्ट हैं पूरी तरह से? नहीं, अभी इस सरकार से क्योंकि आखिरी टाइम है, हमारी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी क्योंकि ये करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन ये एक बात जो हमारी डिस्कशन में नहीं आई, जो बहुत अहम समझता हूँ, क्योंकि मैंने कई केस देखे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स को दिसंबर 2013 तक का जो उनका पेंडिंग जो लोन था, उसका जो ब्याज है वो माफ़ किया, बहुत बड़ी बात है। मैंने इससे कई घरों में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। वो 3 साल पहले कुल मिलाकर 9 लाख बच्चे हैं। हाँ, देश भर में। नहीं, उसकी बात नहीं, बात ये है देखो कि जो घर में 3 साल पहले उसने कोर्स कर लिया, नौकरी लगी नहीं, उससे बैंक रिकवर करने की कोशिश करने लग गए, नोटिस दे दिए, ये हो गया वो हो गया, डिफॉल्टर घोषित कर दिया, उसके परिवार को दूसरा लोन नहीं मिल सकता है ना, वो 2 परिवारों को नहीं मिल सकता। जहाँ लड़की है उसकी शादी हुई है, वो उसके पेरेंट्स को। सो ये सब आपको लगता है कि जो बात है, मनीष तिवारी भी कह रहे थे और चिदम्बरम साहब ने कहा था, ये रेड लाइन तक नहीं पहुंचना ग्रोथ रेट का, मतलब जो उससे नीचे नहीं आना फिस्कल डेफिसिट को, वही एक सेटिस्फैक्ट्री रीजन है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि सरकार ने जो एस्टिमेट किया था फिस्कल डेफिसिट, उससे भी कम रहा है। और सरकार ने जो बोरिंग पे कैप रखा है वो भी सरकार ने अचीव किया है। और आगे भी डायरेक्शन सरकार की, मतलब चूंकि ये तो वैसे तो एंट्रीम बजट है, लेकिन जो पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से जो इन्होंने फिस्कल डेफिसिट पे कंट्रोल किया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझ पाता है। चलिए, आखिरी बात कोठारी साहब आपसे, आपका संपादकीय मैं पूछना चाहता हूँ कि इस बजट से कितने नंबर आप चिदम्बरम सरकार को देते हैं? और नफ़ा नुकसान पे दोनों लोग बैठे हुए हैं, अग्रवाल साहब और अरोड़ा साहब, किसका नफ़ा किसका नुकसान? बहुत छोटा सा। नहीं, मैं सरकार की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों मायने। हाँ, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एडिटर है। हाँ, इकोनॉमिक दृष्टि से ये है कि ये कह लीजिए 60% कांग्रेस को जाता है और 40% बीजेपी। और पॉलिटिकल? अब उसका पॉलिटिकल तो मैंने बताया ना आपको, इसका बजट का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो आम जनता में अलग होता है। बजट पर ही चर्चा कर रहे हैं तो पॉलिटिकल आप बच नहीं सकते। आप 50-50 मानिए, आपकी राय तो देंगे। 50-50 मानिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग, हमारे तो उससे खुश हैं बिग बाइट में हिस्सा लेने के लिए और अपना जो जानकारी है हम तक शामिल करने में, शरीक करने में, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग फाइट में कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए खुश रखिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो कड़के बड़े बड़े बन जाते, पर ठन ठन गोपालों के भी होंगे स्विट्जरलैंड में खाते। चोर चोर के कर पीटे, हाँ जिसे मिले दी पाके, पर चोरी का मिले मौका तो हद मारे वही दबा के। कि मैं झूठ बोले कोई ना दे, कि मैं कुफर बोले कोई ना दे, कि मैं जहर खोले कोई ना। कि मैं झूठ बोले कोई ना दे, कि मैं कुफर बोले कोई ना दे, कि मैं जहर खोले कोई ना। BMIT Jaipur, established in 2003. Easy